Okay, now let's discuss about the Bohr's atomic theory. देखिए, एटम के बारे में बहुत सारी थ्योरीज है। जैसा कि सबसे पहली थ्योरी जो थी वो जे थॉमसन थ्योरी थी। ठीक है, कौन सी थ्योरी थी? थॉमसन थ्योरी थी। थॉमसन ने क्या कहा था? थॉमसन ने कहा था कि एटम एक बाल है और इस बाल के अंदर इलेक्ट्रॉन ठोन से गए हैं। इस बाल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या क्या किए गए हैं? इसके अंदर घुसाए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला मॉडल यही था कि हमारे साथ ये जो एटम है ये एक बाल है और इस बाल में इलेक्ट्रॉन को जगह जगह पर अंदर घुसा दी गई है। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था जोल डाल्टन। तो उन्होंने एक अनदर थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, और ये अपने वक्त की काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी थी। उसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी, और ये भी अपने वक्त की काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी थी। और रदरफोर्ड थ्योरी का सबसे बड़ा एप्लीकेशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया एटम में। ठीक है, लेकिन रदरफोर्ड ने कुछ बातों को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया। जैसा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऐसा घूम रहा है जैसे प्लैनेट्स जो है वो सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। तो ये बात मैच नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि असल में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडीज है और छोटी छोटी पार्टिकल्स है, जबकि सन और प्लैनेट बड़े बड़े जिस्में हैं, अजसाम है, और साथ में वो न्यूट्रल बॉडीज है। ठीक है, तो बड़े से बड़े और छोटे से छोटी चीज, चार्ज और न्यूट्रल चीज की बीच कंपैरिजन करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, इसी तरह इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है और ये क्या करेगा? ये आहिस्ता आहिस्ता अपने एनर्जी को लॉस करेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता लॉस करेगा तो क्या बनेगा? शाबाश। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक न एक दिन जरूर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, तो इससे तो एटम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बातों के लिहाज से रदरफोर्ड की थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, जैसे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी बाय गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। लेकिन कुछ बातों के लिहाज से ये रदरफोर्ड थ्योरी जो थी ये रिजेक्ट हो गई। ठीक है, तो इस रिजेक्शन को सही करने के लिए, इसकी जो गलतियां थी इनको करेक्ट करने के लिए रदरफोर्ड का एक स्टूडेंट मैदान में आ गया, और इस रदरफोर्ड का जो स्टूडेंट था उसका नाम था बोहर। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि रदरफोर्ड जो है ये टीचर है किसका? बोहर्स का। ये बोहर्स का रिसर्च टीचर है। ठीक है, बोहर जो है ये पीएचडी स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये बोहर जो है इसने अपनी टीचर की जो जो बातें ठीक नहीं थी उसको क्या किया? करेक्ट करके उसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो बेसिकली रदरफोर्ड जो था, he was basically the first scientist who successfully explained that how electron revolve around the nucleus. He was the first scientist who explained the energy, who explained the velocity, who explained the radius, who explained the energy difference, who explained the frequency of electron in any shell. And that is why this theory become quite significant as compared to the existing theories. जो पहले से मौजूद थ्योरियां थी इसकी निस्बत में ये बोहर थ्योरी काफी हिट हो गई, क्योंकि ये मैथमेटिकली या बाय इक्वेशंस डिस्टेंस ऑफ अ शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस को कैलकुलेट कर रहा था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहा था, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू शेल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। ठीक है, इसी तरह वेव लेंथ एंड वेव नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। इन बातों की वजह से हमारे साथ ये बोहर थ्योरी काफी हिट हो गई। इसके साथ साथ ये जो बोहर थ्योरी थी इसने रदरफोर्ड की एक दूसरी कॉन्सेप्ट को भी करेक्ट किया। रदरफोर्ड ने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन जब शेल के इर्द गिर्द घूम रहा होता है
तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाएगा। जबकि बोहर ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि ये रदरफोर्ड जो कह रहा है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनेंगे, कंटिन्यूअस नहीं है, लाइन स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा। ठीक है। और इस थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट पास्टुलेट्स है, और उस पास्टुलेट में सबसे पहला पास्टुलेट जो है वो क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in Pecks circular shell। इलेक्ट्रॉन जो है ये पेक्स सर्कुलर पाथ्स में घूम रहा है, पाथ्स इन पेक्स सर्कुलर पाथ्स। और उस पेक्स सर्कुलर पाथ्स को हम क्या कहते हैं? शाबाश बोलो, शेल या सब शेल? शेल उसको कहते हैं, या इसको हम ऑर्बिट कहते हैं, या इसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है ये पेक्स सर्कुलर पाथ्स में घूम रहा होता है, और उस पेक्स सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है दैट्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होती है। अब तक टिल लिविंग इन वन शेल, जब तक इलेक्ट्रॉन एक शेल में रह रहा होता है, ठीक है, यानी फर्स्ट शेल में घूम रहा होता है, तो उसकी एनर्जी न इंक्रीज होती है और न डिक्रीज होती है, बल्कि कांस्टेंट रहती है, न इंक्रीज होती है और न डिक्रीज होती है। ठीक है। इसके साथ साथ बोहर्स ने इस बात को भी जस्टिफाई किया कि अगर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? इट विल गोज टू हायर शेल, ये हायर शेल में चला जाएगा। और हायर शेल में इलेक्ट्रॉन के जाने को हम कहते हैं क्या? एक्साइटेशन। यानी एक्साइटेशन के लिए एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन जो है दैट लॉस एनर्जी, जब ये एनर्जी को लॉस करेगा तो दैट विल फॉल टू लोअर शेल, फॉल टू लोअर शेल, तो ये लोअर शेल में गिर जाएगा, और इसको हम कहते हैं डी एक्साइटेशन, इसको हम कहते हैं डी एक्साइटेशन। ठीक है, ये बात है अपने साथ नोट करो। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये लोअर शेल से हायर शेल में चला जाएगा, और जब एनर्जी को लॉस करेगा तो हायर शेल लोअर शेल में चला जाएगा। ठीक है। और इसी तरह एक और बात इसने कही कि दो शेल्स के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होती है इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। He also stated that energy between two shells can be calculated. दो शेल्स के बीच जो फासला होता है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी बिटवीन टू शेल्स, एनर्जी बिटवीन टू शेल्स कैन बी कैलकुलेट, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमने एक इक्वेशन बना लिया कि डेल्टा ई दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ हायर शेल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर शेल। ये देखिए, एनर्जी ऑफ हायर शेल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर शेल। ठीक है, हायर शेल से लोअर शेल की एनर्जी को माइनस करेंगे तो इसको हम कहते हैं क्या? शाबाश, इसको हम कहते हैं एनर्जी लेवल। और दो शेल्स के बीच जो फासला होता है उसकी जो डिफरेंस होती है वो तकरीबन एक क्वांटम की बराबर होती है, एच न्यू। एच न्यू क्या है? दिस इज द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम। इसकी एनर्जी जो है तकरीबन एक क्वांटम की बराबर होगी। दो कंसेक्यूटिव शेल्स के बीच जो फासला होता है वो तकरीबन एक क्वांटम की बराबर होगी। आप समझ गई? इसी तरह
जो 6 नंबर पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि इलेक्ट्रॉन मस्ट reside in one of shell. इलेक्ट्रॉन एक न एक शेल में घूम रहा होगा। ये दो शेल्स के बीच नहीं रह सकता। इट्स मीन, इसका मतलब ये है कि ये दो शेल्स के बीच नहीं रह सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मस्ट रिजाइड इन वन ऑफ द शेल। ठीक है, क्यों? बिकॉज of electron energy or velocity or momentum must match with any of one shell. देखिए, इलेक्ट्रॉन किसी न किसी एक शेल की एनर्जी या मोमेंटम या वेलोसिटी के साथ मैच करेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन दो शेल्स के बीच नहीं रह पाएगा। इलेक्ट्रॉन खामखा एक न एक शेल में रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है या उसकी जो वेलोसिटी होती है या उसकी जो मोमेंटम होती है वो एक न एक शेल का बराबर होगा। ठीक है, इसकी एनर्जी, वेलोसिटी या मोमेंटम ऐसा नहीं हो सकता कि ये बीच में रहने की जो है ना वो के लिए सुटेबल हो। इसकी एनर्जी, इसकी वेलोसिटी या इसकी जो मोमेंटम है, खासकर इसकी मोमेंटम, ये किसी न किसी शेल्स के साथ मैच करेगा। फर्स्ट शेल के साथ, सेकंड शेल के साथ, थर्ड शेल के साथ एंड सो ऑन। और इस मोमेंटम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोमेंटम की कैलकुलेशन के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं mvr is equal to nh divided by 2 pi. mvr is equal to nh divided by 2 pi. अब ये n क्या होता है? n नंबर ऑफ शेल होता है। अगर n 1 है, when n is equal to 1, अगर n 1 है तो फिर हमारे साथ इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा। देखिए, h divided by 2 pi, क्योंकि n की जगह 1 फुट हो जाएगा। अगर n 2 है, सपोज n 2 है, तो फिर हमारे साथ इक्वेशन इस तरह बन जाएगा h by 2, h by pi। अगर n हमारे साथ 3 है तो इसका इक्वेशन बन जाएगा क्या? 3h divided by 2 pi। और अगर n हमारे साथ क्या है? बोलो, 4 है, तो इसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो कुछ इस तरह बन जाएगा 2h divided by 5, 2h divided by pi। देखिए, this is the angular momentum of first shell, h divided by 2 pi. The second is the energy of angular momentum of second shell, and this is the energy, the angular momentum of the third shell, and this is the angular momentum of the fourth shell. Kindly do remember all these equations. ये MCQs में आ सकते हैं कि the angular momentum of third shell can be given as, so that will be 3h divided by 2 pi, and the energy of the fourth shell can be given as 2h divided by pi. Or it can also be stated somewhere that energy of the fourth shell is dash time to second shell. तो एनर्जी ऑफ द फोर्थ शेल जो है ये सेकंड शेल की तकरीबन 2 टाइम्स ज्यादा है, 2 टाइम। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? So this was a short introduction about the Bohr's atomic theory.